नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। प्रिय साथियों, लास्ट लेक्चर सीरीज में हमने महाराणा जयसिंह के समय तक के शासनकाल की चर्चा की। हमने देखा कि महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह और कर्ण सिंह के शासनकाल भी बहुत बेहतरीन शासनकाल रहे, लेकिन उसके पश्चात उदयपुर रियासत या हम कहें मेवाड़ रियासत के जो शासक आए वो कहीं ना कहीं उनके कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर सिद्ध हुए। और हम देखेंगे कि यहाँ से जिस तरीके से मुगलों का पतन औरंगजेब के पश्चात शुरू हुआ, ठीक इसी प्रकार से जयसिंह के पश्चात मेवाड़ रियासत का पतन भी शुरू हो जाता है। और आप देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा जब महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री की भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। उन सभी की हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे महाराणा अमर सिंह द्वितीय की। इन्हें द्वितीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेवाड़ रियासत में अमर सिंह नाम से पहले भी एक शासक हो चुके हैं जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनको अमर सिंह प्रथम के नाम से जाना जाएगा। यह है अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल के नजरिए से देखें तो एक ही सवाल बनता है, वो है देवारी की संधि का। सन 1707 में महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में देवारी की संधि होती है। ये देवारी नामक जगह उदयपुर में पड़ती है। अब ये संधि क्यों हो रही है, किसके विरुद्ध हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा। देखिए, अगर हम मुगल शासन में देखें तो मुगलों के अंतिम बेहतरीन शासक जो थे वो थे औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब का मारवाड़ रियासत के साथ कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा हमेशा देखने को मिला। आपको याद होगा कि जब मुगल उत्तराधिकार शुरू हुआ सन 1757 में, ठीक है, तो उसी समय मारवाड़ के शासक जो थे जसवंत सिंह, उन्होंने दारा सिकोह का सहयोग किया। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में जो है वो संबंध जो थे वो खराब हो जाते हैं। और हम देखेंगे कि जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके अल्पवयस्क छोटे से पुत्र जो थे, जिनका नाम क्या पढ़ते हैं हम, उनका नाम हम पढ़ते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह को जो औरंगजेब है वो दिल्ली के लाल किले में नजरबंद कर देता है और ये जो मारवाड़ रियासत है इसे खालसा घोषित कर दिया जाता है। खालसा, यहाँ पर मैं ऐसी ऐसी जगह को देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री में खालसा भूमि या खालसा शब्द ऐसे रियासतों या भूमि के लिए यूज होता था जो सीधे किसके अधीन होती थी? केंद्र के अधीन होती थी। यानी कि मारवाड़ रियासत को औरंगजेब ने किसके अधीन कर दिया है? केंद्र के अधीन कर दिया है। उसके पश्चात वीर दुर्गादास राठौड़ जो हैं वो अजीत सिंह को बड़ी मुश्किल से लाल किले से निकालते हैं और उसे मेवाड़ के संरक्षण में भेजते हैं। और 30 सालों की लंबी लड़ाई लड़ने के पश्चात अजीत सिंह को अपनी रियासत जो है सन 1707 में वापस मिलती है। ठीक इसी प्रकार से अजीत सिंह की तरह ठीक इसी प्रकार से एक और शासक हैं आमेर के, जिनका उत्तराधिकार छिन गया है, जिनका शासन छिन गया है। उनका नाम था सवाई जयसिंह। ठीक है, यहां पर सवाई जयसिंह को हटाकर जो है मुगल बादशाह जो हैं जिनका नाम है मुअज्जम, ठीक है, आपको पता होगा सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल शासक बनता है। और इस मुअज्जम ने आमेर के शासक जो है सवाई जयसिंह, उनके स्थान पर उनके भाई विजय सिंह को वहां का शासक बना दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाई जयसिंह भी और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, ये दोनों मुगलों के इस कार्य से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, उनकी रियासतें छिन चुकी। तो ऐसी स्थिति में ये अपनी रियासतों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगलों के विरुद्ध, या मैं कहूं कि मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध मेवाड़ के साथ मिलकर एक संधि करते हैं, जिसे देवारी की संधि कहा जाएगा। और ये होती कहाँ है? मेवाड़ में। मेवाड़ के शासक कौन है इस समय? अमर सिंह द्वितीय। लेकिन अमर सिंह द्वितीय इनकी सहायता बगैर किसी मतलब के तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर देवारी संधि में तय होता है कि यहाँ पर अमर सिंह द्वितीय जो है वो आमेर और जोधपुर की सहायता करेंगे। और खास करके आमेर के साथ वो एक संधि, एक शर्त रखते हैं। वो सवाई जयसिंह से कहते हैं कि आप मेरी बेटी जो है, जिनका नाम है चंद्र कुंवरी के साथ विवाह करेंगे। ठीक है, जयसिंह जो है वो उनकी शर्त को मान लेते हैं और यहां पर जयसिंह के साथ चंद्र कुंवरी के साथ विवाह हो जाता है। शर्त केवल यही नहीं थी, शर्त यह भी थी कि यहां पर जो सवाई जयसिंह है वो इस बात का वचन देते हैं कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न जो संतान है
वही क्या बनेगी, आमेर का अगला शासक बनेगी। तो आपको पता होगा कि चंद्रकुंवरी और सवाई जयसिंह से उत्पन्न जो संतान थी अगली, उसका नाम था सवाई माधो सिंह। और यहीं पर हम देखेंगे कि आमेर राजघराने में गृह कलेश शुरू हो जाता है। माधो सिंह की जगह ईश्वरी सिंह जो है वो शासन संभाल लेते हैं। तो माधो सिंह उनके विरुद्ध जो हैं वो मराठों की सहायता लेकर उसे हरा देते हैं, और यहीं से मराठों का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ने लग जाता है राजस्थान में। हालांकि मराठों को पहला हस्तक्षेप जो है वो बूंदी रियासत में देखने को मिलता है, उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन यहां पर इसका नतीजा क्या हुआ, देवारी की संधि हो किसके विरुद्ध रही है, मुगल बादशाह के विरुद्ध, ठीक है। और देवारी संधि में कौन कौन है, एक तो मेवाड़ के शासक हैं, आमेर के शासक हैं और जोधपुर के शासक हैं। इस तरीके से देवारी संधि जो है ये पूर्ण होती है। आगे चलते हैं। देन उनके पश्चात हम देखेंगे अगले जो शासक बनते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय बनते हैं सन 1710 से 1734 ईस्वी तक। और इनके समय की मैं यदि बात करूं तो इनके समय की महत्वपूर्ण कलाकृति के रूप में अगर हम देखें तो सहेली की बावड़ियों का निर्माण इन्होंने करवाया। अब सहेलियों की बावड़ी दरअसल है क्या, तो थोड़ा सा इसे समझिए। सहेलियों की बावड़ी का निर्माण दरअसल राजमहल की जो महिलाएं हैं, ठीक है, राजमहल की जो महिलाएं हैं उनके आमोद प्रमोद के लिए ये उद्यान जो है, ये सहेलियों की बाड़ी जो है ये निर्मित करवाई जाती है। उसके पश्चात महाराणा संग्राम सिंह ने अपने शासनकाल में वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। एक बार सवाल पूछा गया था कि वैद्यनाथ जी का मंदिर जो है वो किसको समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा दरअसल वैद्यनाथ जी का मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, या हम कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है। ओके। उसके अलावा मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि अब धीरे धीरे लगभग हर एक रियासत में मराठों का और पिंडारियों का आतंक बढ़ने लगेगा। उधर केंद्र में हम देखें तो मुगल जो थे वो पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे बड़ी तेजी के साथ, वो पतन होकर और अग्रसर हो रहे थे। इसी समय भारत में एक नई शक्ति का उत्थान हो रहा था जिसे हम मराठा कहते हैं। ये जो मराठा थे ये लोग रियासतों को उनकी सैनिक सेवा देने के बदले उनसे चौथ वसूलते थे, उनको सुरक्षा देने के बदले चौथ वसूलते थे। और इसी तरीके से राजस्थान में इनका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। देखिए सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में मराठाओं का आगमन सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ, तो उनका पहला आगमन जो होता है वो बूंदी रियासत में होता है, ठीक है। किस मामले में हुआ, बूंदी उत्तराधिकार के मामले में हुआ। यदि आमेर बूंदी के उत्तराधिकार मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद मराठाओं का आगमन राजस्थान में नहीं होता। और उसका क्या हमें देखने को मिला कि ये ऐसे मराठा हुए जिन्होंने दबाव देकर मेवाड़ राजस्थान की हर एक रियासत से कर वसूला। और यदि सवाल पूछा जाए कि मराठाओं ने सर्वाधिक चौथ वसूली या कर वसूली राजस्थान की किस रियासत से की, तो देखिए दोस्तों वो रियासत है मेवाड़। ये भी ध्यान रखें, सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक चौथ वसूली किस रियासत से हुई, तो मेवाड़ रियासत से। ये वही मेवाड़ रियासत है जिसे अपने अधीन लाने के लिए सम्राट अकबर, सम्राट जहांगीर, उसके बाद उनके बेटे शाहजहां, उन्होंने खूब जोर लगा लिया, लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और अब ये वही मेवाड़ रियासत है जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर मराठाओं को चौथ भी देने लगते हैं। तो यहाँ पर मेवाड़ में भी मेवाड़ जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। चलिए इस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर जब मराठाओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जो हैं वो सवाई जयसिंह के साथ मिलकर इनके आतंक से निपटने के लिए एक होड़ा सम्मेलन की योजना बनाते हैं, जिसमें वो योजना बनाते हैं कि हम सभी रियासतों को एकत्र करेंगे और उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण करेंगे और वो सब लोग मिलकर हम इन मराठाओं को राजस्थान से खदेड़ेंगे। हालांकि संग्राम सिंह द्वितीय जो हैं वो जीते जी इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो ऐसे समय में उनके बेटे जो हैं जगत सिंह द्वितीय वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हुड़ा सम्मेलन की योजना मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय ने आमेर के शासक किसके साथ, जयसिंह के साथ मिलकर बनाई।
लेकिन हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जगत सिंह द्वितीय जो है 1734 से 1752 तक शासक रहेंगे। इन्होंने जगत निवास की क्या करवाई, स्थापना करवाई। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मेवाड़ के शासक जो थे करण सिंह जब शासन कर रहे थे, उसी समय मेवा जो मुगल थे, मुगलों में जो शासक थे जहांगीर, उनके बेटे शाहजहां ने सन 1622 में उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसी समय कर्ण सिंह जो थे, उन्होंने पिछोला झील में एक बड़े सुंदर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसे जग मंदिर कहा जाता है। हालांकि जगत सिंह उसे पूरा करवाते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि एक तो है जग मंदिर और एक है जगत निवास। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों उसी झील में स्थित हैं। तो जो जगत निवास है, उस जगत निवास महल की जो स्थापना करवाते हैं, उसे बनवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो जगत सिंह द्वितीय को दिया जाता है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि पहली बार मेवाड़ रियासत में मराठों का क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। और पहली बार महाराणा जगत सिंह द्वितीय से ही मराठा जो हैं वो कौन सा कर वसूलेंगे, चौथ कर वसूलेंगे। इसके साथ ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की वो रियासत है जिनसे मराठाओं ने सर्वाधिक चौथ वसूला। ठीक है, सबसे पहले किसके शासनकाल में आते हैं, जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में आते हैं, और इन्होंने इसी हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे महाराणा भीम सिंह की। देखिए, महाराणा भीम सिंह के शासनकाल को एक कलंक की तरह देखा जाता है पूरे मेवाड़ के इतिहास में। क्यों देखा जाता है? ये वही महाराणा भीम सिंह होंगे जो अपनी पुत्री की भी रक्षा नहीं कर पाए। यानी कि आप देखिए, हालांकि मानते हैं कि इस बात को कि मेवाड़ जो है वो छीण हो रहा है, वो शक्तिहीन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना शक्तिहीन होना कि अपनी पुत्री की भी रक्षा ना कर पाए, ये पूरी बात खुलकर, ये पोल खोलकर महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में आती है। भीम सिंह के शासनकाल में कृष्णा कुमारी विवाद जो है, इसने महाराणा भीम सिंह के ऊपर कलंक लगा दिया। तो क्या है ये विवाद, थोड़ा सा मैं आपको इसके साथ, आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, दरअसल भीम सिंह जो हैं, उनकी एक पुत्री हैं जिनका नाम है कृष्णा कौरी। क्या नाम है? कृष्णा कौरी। ये देखिए, यहां पर मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत के जो शासक हैं उनका नाम है भीम सिंह। ओके, और भीम सिंह की पुत्री जो है उनका नाम है कृष्णा कौरी। कृष्णा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम देखेंगे कि कृष्णा कुहरी जो, ये जब 9 साल की हुई, मात्र 9 साल की जब ये थी, तब मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने इसी समय मारवाड़ यानी कि जोधपुर के जो शासक हैं वो भी कौन थे? भीम सिंह। ठीक है, यहां पर मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ कृष्णा कुहरी का जो सगाई है वो तय कर दी जाती है। यहां पर इनकी सगाई हो जाती है। ओके, लेकिन परिस्थितियों बस कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि भीम सिंह जो थे वो शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुंवरी की जो सगाई थी वो आमेर के शासक, देखिए आमेर अभी तक, जयपुर अभी तक बसा नहीं है, ठीक है, सन 1727 में बसेगा। यहां पर आमेर के जो शासक हैं जिनका नाम क्या था दोस्तों? जगत सिंह। इन जगत सिंह के साथ इन्होंने अपनी पुत्री की क्या कर दी? सगाई तय कर दी, और यहां पर यह तय हो जाता है कि अब जगत सिंह के साथ इनका विवाह होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर भीम सिंह के पश्चात उनके छोटे भाई मान सिंह जो हैं वो शासक बनते हैं, और मान सिंह जो हैं ये नहीं चाहते कि कृष्ण कौरी का विवाह आमेर घराने में हो। दरअसल आमेर और मारवाड़ के बीच में हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा। इसी बात को, क्योंकि दुश्मनी पुरानी थी, और इस दुश्मनी में और ज्यादा उत्प्रेरक का काम किया कृष्णा कुमारी विवाद ने। मानसिंह को जब इस बात का पता चला तो वो मेवाड़ के शासक भीम सिंह को पत्र लिखकर ये संदेश भिजवाते हैं कि जिस दिन इस कृष्णा कुंवरी की सगाई मारवाड़ रियासत के साथ हुई, उसी दिन ये मारवाड़ घराने की बहू बन गई। अगर भीम सिंह नहीं रहे तो मैं यहाँ पर जीवित हूँ, इनका विवाह मेरे साथ ही होगा या फिर किसी के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर भीम सिंह जो है, मेवाड़ के भीम सिंह जो हैं, वो मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच में पिस रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि भीम से मानसिंह भी मानने को तैयार नहीं है, उधर जगत सिंह भी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि यहां पर जगत सिंह जो है वो क्या करेंगे कि गोद भराई की रस्म के लिए जो सामान भेजा जाता है, कहा जाता है कि उन्होंने कृष्णा कुंवरी की गोद भराई के लिए सामान भिजवाया। जब ये बात पता चली मानसिंह को, तो मानसिंह अपनी सेना भेजता है और मानसिंह की सेना जो है यहाँ पर शाहपुरा नामक स्थान पर, ठीक है, शाहपुरा नामक स्थान पर जो सामान लाया जा रहा था उसे लूट लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आमेर के शासक के लिए ये अपमानजनक बात थी। उन्होंने इसे अपनी बहुत ज़्यादा अपना अपमान समझा और वो इस बात का बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। इसीलिए जगत सिंह ने बुलाया अपनी सहायता के लिए मराठाओं को, और मराठाओं के साथ साथ उन्होंने निमंत्रण दिया अमीर खां पिंडारी को, है ना। ध्यान रखिएगा, टोंक रियासत में इनका वर्चस्व था पिंडारियों का, और पिंडारियों के नेता जो थे इस समय वो थे अमीर खां पिंडारी। और इनकी सहायता लेकर जगत सिंह जो हैं, ये जो जगत सिंह है ये एक भारी भरकम सेना लेकर चल पड़ता है और कहां पहुंच जाएगा, ये भीम सिंह से लड़ने पहुंच जाएगा। और रास्ता ये भीम सिंह को जब ये पता चला तो भीम सिंह भी एक सेना लेकर चल पड़ता है, और भीम सिंह जो है वो सेना लेकर चलता है। तो यहां पर जब वो सेना लेकर चला तो इन दोनों के मध्य आमना सामना जो होगा वो एक जगह पर होगा जिसका नाम है गिंगोली। क्या नाम है इसका? गिंगोली। गिंगोली वर्तमान में नागौर में पड़ता है। यहाँ पर गिंगोली में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है गिंगोली का युद्ध। इस युद्ध में जगत सिंह ने बड़ी बुरी तरीके से मानसिंह को पराजित किया और मानसिंह भागकर यहां से चला जाता है वापस जोधपुर, और जोधपुर किले में अपने आप को बंद कर लेता है। अब यहां पर जगत सिंह जो है वो उनको अभी भी माफ करने के मूड में नहीं है। वो अपनी इसी सेना को लेकर पहुंच जाते हैं जोधपुर, और जोधपुर किले की घेराबंदी शुरू कर देते हैं। यहां पर मानसिंह का बचना मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में मानसिंह ने अपने चतुराई का प्रयोग करते हुए अमीर खां पिंडारी को अपनी ओर मिलाया। देखिए, मराठाओं और पिंडारियों का एक ही ध्येय था, जो ज्यादा पैसा देगा हम उसकी तरफ, ठीक है, चाहे किसी को डबल क्रॉस करवाओ चाहे ट्रिपल क्रॉस करवाओ। तो अमीर खां पिंडारी को उन्होंने जगत सिंह से दुगने दाम देने का ऑफर किया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। तो अमीर खां पिंडारी क्या करेंगे? अमीर खां पिंडारी जो है वो एक सेना लेकर जाएंगे आमेर की तरफ और आमेर की घेराबंदी शुरू कर देंगे। अभी तक वो लड़ रहे थे आमेर के साथ, अब आमेर को ही घेर लिया। इधर जब इस बात का पता जगत सिंह को चला कि मैं तो जोधपुर जीतने आया, मेरा खुद का घर छीनने की कगार पर है, तो वो अपनी सेना लेकर यहां से उल्टे पांव भागेंगे और वो अमीर खां पिंडारी के साथ बात करके उसका घेरा वहां से हटवाएंगे। इस तरीके से ये विवाद हुआ। अब देखिए, ये विवाद जो है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर मानसिंह इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर रहे कि वो कृष्ण कुंवारी का विवाह जगत सिंह के साथ हो जाने दे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि यदि मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने अमीर खां पिंडारी को अपने पास बुलाया और अमीर खां पिंडारी से उन्होंने क्या किया, यहां पर सहायता मांगी कि भैया कुछ करो, किसी भी तरीके से यह विवाह नहीं होना चाहिए। तो अमीर खां पिंडारी यहां से जाता है मेवाड़ के शासक भीम सिंह के पास, और भीम सिंह के एक व्यक्ति भी उनसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि या तो आप विवाह कराएंगे जोधपुर के साथ, या फिर आप कृष्णा कुमारी को जहर दीजिए, इस विवाद को खत्म कीजिए ताकि ये विवाद खत्म हो। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे राजस्थान की सभी रियासतें दो गुटों में बट गई। कुछ आमेर की तरफ थे, कुछ जोधपुर की तरफ थे। जैसे आपको ध्यान होगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में दो राष्ट्र बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो ठीक राजस्थान में भी ऐसा ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब इसके विवाद का निपटारा कैसे किया जाए। तो ऐसी स्थिति में भीम सिंह के ऊपर दबाव बनाया जाता है। अमीर खां पिंडारी साफ शब्दों में कहते हैं कि या तो आप कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दीजिए या फिर हम आप सबको मारेंगे। तो यहां पर भीम सिंह जो हैं वो दबाव में आकर एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जो जीवन भर के लिए उनके चरित्र पर दाग लगा जाता है। और कहा जाता है कि उन्होंने एक शरबत के प्याले में जहर मिलवाकर अपनी बेटी के पास भेज दिया। इस समय कृष्णा कुमारी की आयु मात्र 16 वर्ष है। उन्हें पता है कि इस प्याले में जहर है, लेकिन वो इस लड़ाई का अंत वो भी चाहती हैं। तो उन्होंने खुशी खुशी इस जहर को पी लिया और वो मौत को गले लगा लेती।
जब इस बात का पता उनकी माता जी को लगेगा तो उनकी माता जी भी जो हैं वो भी खाना पीना छोड़ देती हैं और वो भी कुछ दिनों पश्चात भी मर जाती। यहाँ पर भीम सिंह के द्वारा ये कायरतापूर्ण जो कार्य किया गया, ये बहुत ही कहते हैं कि काले अक्षरों में मेवाड़ के इतिहास में दर्ज है कि वो मेवाड़ जिसने दुनिया को महाराणा सांगा, ठीक है, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि दिए, वही मेवाड़ रियासत अब अपनी पुत्री की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मेवाड़ के एक मेवाड़ के ऊपर एक कलंक जैसा है ये घटना जो है। ओके, इस प्रकार इस विवाद का अंत होता है। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया सन 1807 में इसी विवाद को लेकर गिंगोली का युद्ध होता है, कृष्णा कुमारी की हत्या कर दी जाती है सन 1810 में। तो यहाँ पर मेवाड़ के शासक जो भीम सिंह है वो बड़े हताश हो जाते हैं कि वो और रियासतों से अपनी रक्षा तो जब करेंगे जब अपने घर में अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के शासक भीम सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक बने, पहले शासक बनेंगे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली, समझो संधि कर ली, सहायक संधि कर ली। जब मैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तब इन संधियों के संबंध में मैं बात करूंगा। वैसे मैंने इन संधियों के संबंध में इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आपसे बात की है। चलिए, जनवरी 1818 में ये हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महाराणा सरदार सिंह के बारे में। सन 1838 से 1842 तक ये रहे। इनके शासनकाल से जुड़ा हुआ ये प्रश्न जो है ये आरएस प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, कि निम्न में से किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ भीलकोर का गठन किया गया। ठीक है, आज भी ये मेवाड़, अगर हम देखें राजस्थान की पुलिस बटालियन में आज भी ये एमबीसी के नाम से ये बटालियन मौजूद है। दरअसल मेवाड़ भील कोर का गठन जो है 1841 में, क्योंकि ये मेवाड़ का आदिवासी जो क्षेत्र था इसमें भील जो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और ये समय समय पर विद्रोह करते थे। इनके विद्रोह का दमन करने के लिए और इन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ही मेवाड़ भील कोर का गठन किया जाता है। महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में डाकन प्रथा का अंत कर दिया जाता है और इसे अंत करने का श्रेय दिया जाता है कैप्टन जेसी ब्रुक को, और ये प्रथा अंत की जाती है सन 1853 में। चलिए बात करते हैं महाराणा सज्जन सिंह की। आधुनिक राजस्थान के इतिहास से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल से हमें सवाल देखने को मिलते हैं। सज्जन सिंह का शासनकाल सन 1874 से 1884 ईस्वी तक रहता है। देखिए, इनके शासनकाल में सन 1873 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए हैं। ठीक है, उनमें से पहला दिल्ली दरबार 1873 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आयोजित किया जाता है, जिसमें ये भाग नहीं लेते हैं। 1873 ईस्वी में ही देश हितैषणी सभा का आयोजन इसमें किया जाता है मेवाड़ के अंदर। ठीक है, दरअसल ये समाज सुधारक एक संस्था थी। उसके अलावा 10 मार्च 1873 को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। इवन आप ये समझिए कि एक तरीके का एक ऐसा सवाल है जो पूरी संभावना है आने की। दरअसल सवाल ये पूछा जाता है कि इजलास खास जो है वो किससे संबंधित है। दरअसल 10 मार्च 1877 को इजलास खास नामक इस संस्था का गठन किया जाता है मेवाड़ शासक महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। दरअसल इजलास खास का काम था, ये किस लिए गठित की जाती है, ये मेवाड़ में प्रशासनिक सुधार हेतु गठित की जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इजलास खास किससे संबंधित है, प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। इसका गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद सन 1880 में हम देखेंगे 20 अगस्त 1880, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा चुका है, महेंद्राज सभा का गठन किया गया। अब ये महेंद्राज सभा किस कार्य हेतु गठित की गई, तो देखिए ये दरअसल महेंद्राज सभा जो थी ये न्यायिक सुधारों से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को निचले स्तर पर न्याय नहीं मिला है तो वो गोपनीय रूप से महेंद्राज सभा में अपील कर सकता था और महेंद्राज सभा उसमें सुधार करती थी। 1881 ईस्वी में इन्होंने सज्जन यंत्रालय की स्थापना करवाई। अब ये सज्जन यंत्रालय है क्या, दरअसल सज्जन यंत्रालय जो है वो छापा खाना है, जिसे हम एक दूसरा शब्द दे सकते हैं, प्रेस दे सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पर प्रिंटिंग से संबंधित कार्य किए जाते थे, जिसे सज्जन यंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे
कि अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, उनका राजस्थान में आगमन सबसे पहले करौली रियासत में आते हैं वो। उसके बाद वो विभिन्न रियासतों में रहते हैं। जब वो भारत में राजस्थान में आए, तब उनको सज्जन सिंह को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने उन्हें उदयपुर आने का भी आमंत्रण दिया। और यहीं पर हम देखेंगे कि उदयपुर रियासत में रहते हुए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लेखन का कार्य जो था वो पूर्ण किया था। इनके समय में हम देखेंगे कि बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण एक कवि हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है कवि राजा। कवि राजा दरअसल एक उपाधि है उनकी, है ना, और इनका पूरा नाम है श्यामल दास, ठीक है, श्यामल दास। कविराज श्यामल दास द्वारा इनके समय में वीर विनोद ग्रंथ की रचना शुरू हो जाती है। यानी कि महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर दरबारी कवि, जिनको कविराज की उपाधि सज्जन सिंह के द्वारा दी गई, जिनका नाम है श्यामल दास दावड़िया, ठीक है, ये जो श्यामल दास दावड़िया हैं, इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना शुरू की। लेकिन इनके बेटे जो हैं, जिनका नाम है महाराणा फतेह सिंह, उन्होंने इस वीर विनोद ग्रंथ का लेखन कार्य जो था वो रुकवा दिया। ओके, तो शुरुआत होती है सज्जन सिंह के शासनकाल में, रुकवा दिया जाता है उनके पुत्र फतेह सिंह के शासनकाल में। अब हम बात करेंगे महाराणा फतेह सिंह की, सन 1884 से लेकर 1924। इन्होंने वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की जो थी वो 1889 में स्थापना करवाई। इन्होंने फतेह सागर झील जो है, जिसे हम कहते हैं कनॉट प्लेस, भी इसे कनाट के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस समय ड्यूक ऑफ कनाट जो थे वो भारत यात्रा पर आए और उन्हीं के हाथों से इन्होंने इसके नींव का पहला पत्थर रखवाया, यानी कि शिलान्यास करवाया। इसीलिए इसे ड्यूक ऑफ कनाट नाम के से जाना जाता है। जब कनाट ने उनसे विनती की कि वो उनका नाम बदलकर फतेह सागर ही रखें, अपने नाम पर रखें, तो इसे फतेह सागर भी किया गया। तो फतेह सागर झील की जो रचना की जाती है या बनाई जाती है सन 1888 में। दिल्ली दरबार आयोजित होता है, दूसरा दिल्ली दरबार सन 1930 में। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी जुड़ी हुई है कि कहा जाता है कि जब वो दिल्ली दरबार के लिए जाते हैं, दरअसल जब ये बात एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, ठाकुर केसरी सिंह बरहाट, जब ये बात पता चलती है कि मेवाड़ के शासक जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे हैं, तो वो 13 सोरठों में, 13 सोरठे कहते हैं। दरअसल दोहे जो होते हैं ना, दोहों का विपरीत रूप जो होता है वो सोरठा कहलाता है, ठीक है। तो 13 सोरठों में उन्होंने एक कविता लिखी जिसे चेतावनी रात चुंगटिया कहा जाता है, जिसमें उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए उन्होंने मेवाड़ के इतिहास को भी दोहराया, उनके वर्चस्वशाली इतिहास को उनको बताया। तो कहा जाता है कि ये जो फतेह सिंह हैं, ये दिल्ली की रेलवे स्टेशन तक तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर वो अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात करके ये वापस आ जाते हैं। इनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा इस चेतावनी चुंगटिया का। ओके, बिजौलिया और बेंगो किसान आंदोलन के समय में होते हैं और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर अंग्रेजों के निशाने पर ही आ जाते हैं और आखिरकार ये मेवाड़ के पहले ऐसे शासक बने जो अंग्रेजों के दबाव में आकर अपने पद को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा, स्वेच्छा से अपना पद अपने बेटे को दिया, ऐसा नहीं था। दरअसल अंग्रेजों ने इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाए, इनके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनकी नज़र में ये पहली बार जब दिल्ली दरबार में नहीं पहुंचे थे, तभी से ये कहीं ना कहीं खटकने लगे। उसके बाद इन्हीं के समय में बिजौलिया और बेंगो किसान आंदोलन जैसी घटनाएं हुई, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने और ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया और अंततः इनको अपना क्या छोड़ना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में 3 ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दबाव के कारण अनिच्छापूर्वक अपना पद त्यागा है। एक तो है मेवाड़ के फतेह सिंह, ठीक है, दूसरे हैं अलवर रियासत के जय सिंह। अलवर रियासत के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अलवर में भी कछवा वंश की नरू का शासन था, ठीक है। और तीसरे थे कृष्ण सिंह, जिनको कई किताबों में, ये भरतपुर रियासत के हैं, जिनको कई किताबों में किशन सिंह कहकर भी संबोधित किया गया है। तो ये 3 ऐसे शासक हैं
जिन्होंने अंग्रेजों के दबाव में आते हुए अनिच्छा पूर्वक अपना पद त्याग दिया। तो ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत के अंतिम शासक की, ठीक है, या मैं यूं कहूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो शासक थे उनकी। इनका नाम है महाराणा भूपाल सिंह। 1930 में गद्दी संभालते हैं, 1955 तक शासक रहते हैं, जब तक मेवाड़ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेवाड़ रियासत के अंतिम शासक हैं और विरध राजस्थान के ये महाराज प्रमुख भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये दो ही चीजें हमें याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको और भी मेवाड़ की गोहिल शाखाओं की मैं बात करूं तो डूंगरपुर में था, ठीक है, डूंगरपुर रियासत थी, बांसवाड़ा रियासत थी, ठीक है। डूंगरपुर रियासत की स्थापना 1358 में होती है, किसके द्वारा? डूंगर सिंह के द्वारा। ये बहुत शॉर्ट एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, मे भी किसी न किसी छोटे एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएगी, कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं। 1358 में डूंगरपुर रियासत की स्थापना हुई, ये भी यहाँ पर इन्हीं की शाखा है, डूंगर सिंह के द्वारा। बांसवाड़ा रियासत जो थी इसकी स्थापना सन 1527 में जगमाल सिंह के द्वारा की जाती है, ठीक इसी प्रकार प्रतापगढ़ और देवलिया थाना इनकी स्थापना 1437 ईस्वी में क्षेमकरण के द्वारा हुई, और प्रतापगढ़ जो है इसकी स्थापना सन 1699 में की गई। शाहपुरा रियासत जो है शाहजहां के शासनकाल के आसपास की, ठीक है, यहाँ पर सन 1631 ईस्वी में ये बनाई गई सुजान सिंह के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसी 4 अन्य जो रियासतें हैं जहाँ पर गोहिलों की शाखाएं पाई जाती हैं। तो इनका स्थापना का वर्ष और स्थापना करने वाले व्यक्ति के नाम के संबंध में कई बार हमें सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आज मेवाड़ रियासत का जो इतिहास है वो कंप्लीट होता है। मैंने बड़े डिटेल तरीके में आपको ये समझाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ जाकर हमारे राजस्थान हिस्ट्री के डिटेल लेक्चर सीरीज और इंडियन हिस्ट्री के डिटेल लेक्चर सीरीज को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले मैं आपके साथ एक सूचना जरूर शेयर करना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस एसआई की जो परीक्षा तिथियां हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया, वो थोड़ा सा पीछे खिसकाई गई। तो ये अच्छी बात है, आपके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय मिला है। और इसके पश्चात लगातार आपके मैसेज हमें, कमेंट हमें मिलते रहे कि सर जो एप्लीकेशन पर हमारे जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएँ। तो हमने आप सभी के लिए, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन पे हैं या नहीं हैं, इस बात से मतलब नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए, ठीक है, आप हमारा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पर 10 फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इन 10 फ्री टेस्टों में 5 टेस्ट तो हिंदी से जुड़े हुए हैं और 5 टेस्ट जो हैं जीके और जीएस के हैं, ठीक है। ये हमने अपना शेड्यूल रखा है 1 अगस्त, 8 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अगस्त और 19 अगस्त, 29 अगस्त। इन डेट्स में आपसे ये पेपर लिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और इनका स्टैंडर्ड हमारी टीम ने इतना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप देखेंगे कि इनका जो लेवल है वो हमारी पुलिस परीक्षा एसआई लेवल से एक लेवल ऊपर है। और इन 10 टेस्टों को देकर आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको किस पोर्शन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप, मैं सभी से आपसे अपील करूंगा कि आप ये टेस्ट जरूर दें। ओके, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो गया है। मैं जल्द ही आपके लिए अन्य रियासतों के इतिहास के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।